सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया और एक खुशआइन डेवलपमेंट इसमें यह सामने आई है कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का ऐलान कर दिया। और यह ऐलान खुद बानी चेयरमैन की जानिब से किया गया। जब वो अदालत में पेशी के मौके पर आए, वहाँ पर सहाफ़ियों से जब उनकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के मफाद की खातिर और सुनने की हद तक हम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हमारे अरकान वहाँ पर जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी वहाँ पर होगी। और इस पर जो हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आया, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तारड़ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि अब बानी पीटीआई अपने इस बयान पर कायम रहें और जब तक ये कॉन्फ्रेंस नहीं होती उस वक्त तक हमें देखना होगा कि वो अपने बयान पर कायम रहते हैं या नहीं। बहरहाल अच्छी बात है कि एक बड़े और अहम मामले पर हुकूमत ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस ऑपरेशन से पहले हमने देखा कि जब बजट आया तो उस पर भी वहाँ भी एक कमी महसूस हुई इस तरह की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। जो सियासी जमातें उनको एतमाद में लेने की, जो इत्तेहादी जमातें थी उनको एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन की तो खैर बात ही क्या है, जबकि ये जो हुकूमत है इसमें जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो हमेशा से चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते रहे, मिसाक मईशत की बात करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वो ये ऑफर करते थे, लेकिन जब वो खुद वज़ीर आज़म बने तो फिर बजट से पहले जब इतने भारी टैक्सेस वो मुल्क भर में और ख़ासतौर पर सैलरीड पर्सनस पर लगाने जा रहे थे, तो उस वक्त ये अमल उन्होंने क्यों नहीं किया, ये भी अपने अंदर बहरहाल एक सवालिया निशान है। जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी प्रायोरिटी क्या है? वो ये चाहते हैं कि उनके बानी चेयरमैन बस फौरी तौर पर जेल से बाहर आ जाएं। इसके लिए वो तहरीक भी शुरू कर रहे हैं। जरा दो जुमले अली मोहम्मद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक रहनुमा, उनके मुलाहिजा कीजिएगा, फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो अब खान साहब भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, पार्टी चाहती है वो बाहर आ जाएं, लेकिन जो इस वक्त एक माशी मसला पूरे मुल्क को दरपेश है, उस पर से लग रहा है कि इस वक्त हमारी अपोजिशन की जो तवज्जो है वो थोड़ी थोड़ी कम है, जबकि हुकूमत की अपनी सफ़ों से उस पर आवाज़ उठाई जा रही है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। कुछ कन्फ्यूजन भी हुकूमत की सफ़ों में इस वक्त खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को लेकर मौजूद है कि कुछ उनके रहनुमा जो इस बजट के और इस माशी पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ज़रा जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, दो जुमले उनके भी मुला। तो IMF जकड़ कर मार रहा है और हुकूमत इस IMF के चुंगल से क्यों नहीं निकलना चाह रही, कोई पॉलिसी क्यों नज़र नहीं आ रही और ऐसा होगा आने वाले दिनों में या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप ज़रा ये मनाजिर देखें कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं। जो तनख्वाहदार लोग एहतजाज कर रहे हैं, अभी अपनी स्क्रीन पर ही आप देखेंगे उनको एहतजाज करते हुए, अपने ऑफिस से बाहर निकल कर लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि ये जुलाई का महीना शुरू हो चुका है तो इनके साथ हुआ क्या है। इनके टैक्सेस को डबल कर दिया गया है। खासतौर पर जो लोग 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक माहाना तनख्वाह लेते हैं, उनके टैक्सेस में 100% इजाफा हो गया है। और इन टैक्सेस के बदले इनको मिल क्या रहा है? ना इनको साफ पीने का साफ पानी मिल रहा है, ये वो भी खरीद रहे हैं, ना इनको सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई सेहत की सहूलियात खातिर ख्वाह मिलती हैं, ना इनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम दिलवाने का मौका मिलता है, ना इनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ना अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है कि ये अपने आप को सड़कों पर चलते हुए महफूज तसव्वुर कर सकें। तो फिर आखिर इनका सवाल भी जायज़ है कि ये टैक्स देते क्यों हैं, इसके बदले में हुकूमत इनको क्या देती है। तो अब जो गैस और बिजली की इस वक्त सूरत हाल है, किस तरह से कीमत बढ़ रही है और किस तरह से दोनों चीज़ें नापैद होती जा रही हैं हमारे मुल्क में, वो सबके सामने है। गुज़िश्ता रोज़ कितना बड़ा इजाफा बिजली की कीमतों में किया गया है। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात हैं। और अब बहरहाल एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिस ऑपरेशन के मामले पर होने जा रही है, उसकी भी अपनी अमन अमान के हवाले से उसकी एक अपनी अहमियत है। तो मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तज्जियाकार हैं माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। कुछ देर बाद अली गौर बलोच साहब भी हमारे साथ होंगे, नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ज़रा गुफ्तगू में आपसे शुरू करता हूँ कि ये इस वक्त जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत की बात की है, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके इस फैसले को कैसे देख रही है? कम से कम किसी एक मौके पर तो आप लोगों को साथ मिलकर बैठने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो बड़ा खुशाइंद फैसला है, हम वेलकम करते हैं। और हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि खुदा माइशे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ आ जाएं। अगर लंबा कोई प्लान नहीं कर रहे तो 8-10 मेजर इश्यूज हैं जो कौमी मफाद में, जो नेशनल इश्यूज हैं, जैसे CPEC है, चार्टर ऑफ सर्कुलर डेट है, PIA की प्राइवेटाइजेशन है, और इस तरह के जो नेशनल इश्यूज हैं उन पे कम से कम एक इत्तेफाक करके हम आगे चल सकते हैं। बहरहाल अब ये देखना है कि अल्लाह करे ये डिसीजन
बानी पीटीआई का कायम रहे और ये एक मौका मिले टेबल पे बैठ के हमें दोबारा बात करने का। हमने पहले भी कहा था कि ऐवान में और टेबल के आसपास बैठ के ही मसले हल होंगे। सड़कों पे रोडों के ऊपर मसले न हल पहले हुए हैं न अब हों, तो मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन काश के ये इलेक्शन ये अपना बजट से पहले हम बैठ जाते तो आज आवाम इस तरह की चीखें नहीं निकाल रही होती। बहुत सारे फैसले हम रिवर्ट करने की पोजीशन में थे, कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे। लेकिन बहरहाल अगर लेट भी आए हैं तो ये खुशाइन बात है, हम वेलकम करते हैं और उनसे यही कहते हैं कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ चले, टेबल पे बैठ के ऐवान को उसका वो हम एक हक जो उसका है वो दें उसको। ऐवान को हम वो अहमियत नहीं दे रहे जो उसका हक बनता है, जो उसकी मनसब है, और हम सड़कों को और रोडों को अहमियत दे रहे हैं मसाइल के हल करने की। ये एक गलत हिकमत अमली है। ठीक है। तो बड़ी खुशी की बात है कि पीटीआई भी उस पॉलिटिकल पार्टियों के जो इज्तिमा है उसमें साथ हमारे साथ बैठ के बात करने को तैयार है। हाँ। और ये बात करने को तैयार नहीं है मेरे साहब, ये सिर्फ बात सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाजे किया है इमरान खान साहब ने कि सिर्फ सुनने की हद तक हम आएंगे। अभी शौकत साहब से मैं वो पूछूंगा भी, पहले आप भी इस पर कमेंट कर दें। तो ये सर अगर सुनने के लिए भी आए तो आधे रजामंद है ना, फिर सुनने के बाद उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि बात सुन के आदमी गैब तो नहीं हो सकता। हाँ। रात गई बात गई भी नहीं होता। जो आपने सुना है वो अगर गलत है तो हम अपना मौक़िफ़ देंगे, वो सही है तो आप अपना मौक़िफ़ देंगे, उसकी तरदीद या तस्दीक करेंगे अपने पार्टी के हिसाब से, बाकी लोगों की राय को सामने रखते हुए, आवाम के मफाद और मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए। तो ये दरवाजे खुले हैं, इसमें आप परेशान ना हो। अगर वो सिर्फ सुनने आ रहे हैं तो उसके बाद एक स्टेप और जो होगा वो उसका जवाब भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो शौकत यूसुफजई साहब, ये जो सिर्फ सुनने के लिए आप लोग वहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर तो आप लोगों को 100% रजामंदी वहाँ पर अपनी शो करनी पड़ेगी। फिर तो आप लोग कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी वहाँ पर नहीं बताएंगे या अपनी तजावीज़ भी वहाँ पर आप लोग नहीं देंगे। तो ये सुनने वाला सिर्फ मामला क्या है? शिरकत जब होती है वो तो फिर पूरी 100% अंदाज में होती है, फिर वहाँ आप अपनी दलील भी देते हैं, अपनी बात भी सामने रखते हैं। देखें, पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि हम कोई इनके साथ हुकूमत चलाने या इसमें कोई शरीक नहीं बनने जा रहे हैं। जो क्योंकि हम मानते नहीं, हम तो कह रहे हैं 47 के हो गए, हम मैंडेट हुकूमत बनाई है इन्होंने, तो हम इनकी कोई हुकूमत चलाने में मदद नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क को कोई मुश्किलात हैं और मुल्क की मुश्किलात जो है वो ऐसी हैं कि उसका हल हमारे सिवा नहीं निकल सकता, तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। ये दो फर्क होना चाहिए। हम इनसे कोई बार्गेनिंग करने नहीं जा रहे हैं, हम इनसे कोई एनआरओ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम इनसे कोई डील नहीं करने जा रहे हैं। बड़े क्लियर मौक़िफ़ है हमारा। और चूंकि कौमों पे मुश्किल वक्त आता रहता है और इमरान खान क्लियर कट कह रहे हैं कि भाई मुझे बेशक मार दो लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा। और उस सूरत हाल में सब ये चाहते हैं कि देखें, अगर एक चीज तो वाज़ेह हो गई ना कि आप अगर इमरान खान को आप इस तरह आजादाना तौर पर मिलेंगे, रोज अच्छी खबरें मिलेंगी। अच्छा। लेकिन अगर आप उनको दूर रखें कि आवाज ही नहीं आएगी और तो फिर मुश्किलात तो होंगी। बंद उस कमरों में अगर इस तरह के फैसले होते हैं, ये एपीसी अब जिस दिन भी होगी, आप लोग अगर इसमें शिरकत करते हैं तो एक नुक्ता आगाज़ होगा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक स्पेस है उसको कम करने का। कम से कम किसी एक मामले पर तो आप लोग बैठकर आपस में बात करेंगे, तो यहाँ से फिर दूसरे मामलात की तरफ भी आप लोग पेशरफ्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इनकी जो हुकूमत चलाने का इशू है या हुकूमत मानने का इशू, तो हम अपने उस पर कायम है। हमें हमारे मौक़िफ़ में कोई वो नहीं है, लचक नहीं आई है कि हम उनको तस्लीम करने लगे हैं। हमने ये कहा है, बानी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क को हमारी जरूरत है और ये मुश्किल में अगर कोई हम रोल अदा कर सकते हैं तो करेंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा। ये नहीं कि अपनी जात के लिए या एनआरओ मांग ले, कोई डील कर ले, ये चीज खत्म। ये बिल्कुल किसी सूरत नहीं होगी। आप देखें ना कितना मस्खरा वज़ीर इत्तलाआत है ना। आप ये देखें, अगर इतनी बड़ी पार्टी ने डिसीजन ले लिया है, जिस तरह मेरा अभी भाई ने कहा, ये भी सियासी लोग है ना, सियासी लोग हैं, सियासी जवाब है ना। ठीक है।
तो शौकत साहब ये बैठ तो गए, ठीक है, चलें जरा मैं वापस भी आपकी तरफ आऊंगा भी, जब जरा बजट वाले मामले पर भी हम लोग आपकी राय लेंगे कि उसमें भी तो फिर हुकूमत ये चाहती थी आप आए तो मुल्क के वसीतर मफाद में, वहां पर क्यों नहीं किया गया। माजिद साहब की जरा पहले मैं इस पर राय ले लूँ, उनको भी शामिल कर लूँ जरा, शौकत साहब अगर मौका दें तो। माजिद साहब, ये अभी आपको क्या लग रहा है, ये मुज़ाकरात का आगाज कोई हुआ चाहता है, अपोजिशन की तरफ से अब कुछ बर्फ पिघल रही है, APC में शिरकत करने के फैसले को हम किस तनाजुर में देखें? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि चूंकि तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में एक मेजर स्टेक होल्डर है, उनका वज़ीर-ए-आला और काबीना वहां मौजूद है, तो इसलिए दहशत गर्दी के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में तहरीक-ए-इंसाफ की रजामंदी या उनके ख्यालात को जानना बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम रियासत में ये दावा नहीं कर सकते कि हम उस एक सूबे की जो दहशत गर्दी से बहुत मुतासरा है उसकी हुकूमत को अपने साथ मिलाए बगैर या उनसे राय मांगे बगैर इस सारे मामले को कामयाब कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इसको सियासी नुक्ता नजर से नहीं देख रहा, इस सारे मामले को मैं ऑपरेशन और अस्करियत और रियासत के मामलात से जोड़ता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो वो वज़ीर-ए-आला सरफराज भुट्टी और पीपल्स पार्टी के ताउन के बगैर नहीं हो सकता। सही। इसी तरह अगर तहरीक-ए-इंसाफ ने भी आमादगी का इजहार किया है तो ये खुशाइंद इसलिए भी है क्योंकि उनको भी अपने सूबे के मसाइल का एहसास है, चूंकि विक्टिम वो हैं। तो इसलिए सियासी बातों को एक तरफ रखते हुए जब हम सामने आएंगे, अभी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस चल रहा है वो तकरीबन 77 नशिस्तें हैं, उसमें से अक्सरियत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में है। वो सियासी मसाइल तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जब हम इसको कनेक्ट करेंगे एक रियासती पॉलिसी के साथ तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जानिब एक कदम है। हाँ, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ ताउन करे ना करे, लेकिन उनका आना ही इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं वो भी मुल्की मामलात को संजीदगी से देख रहे हैं। सही, ठीक है। तो मिर्जा साहब, ये आप वो जो बजट पर आप जरा कह रहे थे कि अगर बजट से मुतालिक भी एक इस तरह की APC हो जाती तो बहुत अच्छा होता। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त अब ये पोजीशन माशी तौर पर इस वक्त है क्या, चूंकि आप लोगों ने ये बजट मंजूर करवाया। नदीम अफजल चंद साहब का जरा ये एक जुमला सुन लीजिएगा, फिर मैं सवाल कनेक्ट करता हूँ इससे। तो मिर्जा साहब, ये सिस्टम आप लोगों ने संभाला हुआ है, सिस्टम को आप टूटने फूटने नहीं देते, इसीलिए आप लोगों ने ये हुकूमत भी बनवाई है। तो इसका मतलब बहुत कुछ पीपल्स पार्टी हुकूमत से मनवा सकती है, चूंकि आप लोगों की सपोर्ट है, ये हुकूमत मौजूद है। फिर ये इस बजट में जो फैसले इस हुकूमत ने कर लिए हैं वो कैसे इतनी आसानी से कर लिए, पीपल्स पार्टी को कैसे मना लिया इस हुकूमत ने? देखिए, दो बातें हैं। पहले तो हमने जो पार्लियामेंट्री पार्टी की 2 मीटिंग्स हुई थी बजट की स्पीच से पहले, और तमाम MNAs ने इस बात की शिकायत की थी कि हमें मुस्लिम लीग नून ने हमसे ना मुशावरत करी, ना हमें एतमाद में लिया, ना यहाँ मरकज में ना पंजाब में, और बहुत सारे फैसले जो वो करने जा रहे हैं जो हमें मीडिया से पता चल रहा है। तो ये अलायंस का रोल नहीं होता। फिर हमने उसके ऊपर 2 दिन एब्सटेन किया, शिरकत नहीं की, बहस में हिस्सा नहीं लिया, और बाद में फिर उन्होंने यकीन दिलाया कि नहीं, तो हमने अमेंडमेंट्स भी उनको दी। हम बहुत सारी ये जो फैसले हुए हैं जिसमें सैलरी क्लास के टैक्स की है, एग्रीकल्चर इनपुट्स पे वो लगाने जा रहे थे, ट्रैक्टर पे, पेस्टिसाइड्स पे, बीजों पे वो रोका है उन्हें, और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बहुत लेट और बहुत कम वक्त उसके लिए मिल सका। तो हम वो खातिर खा चीजें नहीं मनवा सके जो अवाम को, जिनकी तकलीफ से अवाम परेशान है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते थे कि हमारा IMF का एग्रीमेंट साथ साथ चल रहा है और अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन होने वाला है जी। उस वक्त कोई ऐसी चीज हो कि बजट साइन ना हो सके। ठीक है, हम एक पॉलिटिकल इंतशार की सूरत हाल नहीं पेश करना चाहते थे, लिहाजा हमने कौमी मफाद में, मुल्क के मफाद में हमने ताउन किया और बजट को पास कराया। लेकिन साथ साथ पहली स्पीच मेरी थी PPP की बजट की स्पीच के बाद, मैंने इंडस्ट्री पे जो जैसे एक्सपोर्टर्स के ऊपर 1% फिक्स टैक्स हटा के उन्होंने 29% टैक्स रिजीम में ले गए हैं, और बहुत सारी चीजें, मिल्क, बच्चों के दूध के ऊपर, और मेडिकल टेस्टों की दवाइयों के जो किट्स होते हैं, टेस्ट किट्स, इन सब पे मैंने एतराज किया, ऑन फ्लोर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और हम
इसके हामी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो हम ये भी नहीं चाहते थे कि IMF के साथ सामने जहां हमने तकरीबन चीजें फाइनल कर ली हैं, हम ऐसा कोई सियासी या पॉलिटिकल एक माशी इंतशार पैदा हो कि वो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल सही। तो अब मेरा साहब ये बिल्कुल एक्सपोर्टर्स को जो आपने नॉर्मल रिजीम में किए, वो एक्सपोर्टर्स का तो मौक़िफ़ है कि हम कमाएंगे तो हम टैक्स देंगे ना। ये जो इस वक्त माशी हालात हमारे हैं, जितना फ्यूल इस वक्त और जो एनर्जी महंगी हो चुकी है, उस पर हम जाएँ किधर, किसके पास हम जाएँ? हुकूमत हमारी सुनती नहीं। तो अली गौर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली गौर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ये पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, एक आम आदमी इस वक्त एहतजाज कर रहा है। तो ये कोई एक ऐसा रिलीफ आप बताएं जो इस बजट की सूरत में इस हुकूमत ने अवाम को दिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये बात किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है कि जिस किस्म के हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं, उनमें मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन बजट है। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि जिस पिछले 11 महीने की बात की जाती है, उस वक्त मुल्क में सूरत हाल ये थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। और बहुत सारी ऐसी सियासी पार्टीज भी हैं जो कि मुल्क को मतलब है कि बेहतरी की तरफ ले जाना चाहती हैं, लेकिन एक ऐसा सियासी जत्था भी है जो मुल्क को पाकिस्तान को हर वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें करता है और इसमें कोशा रहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और ख़ास तौर पर ये वो लोग हैं जो जाते हुए ये भी कहते थे कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से कि आपने देखा IMF को खतूत लिखे गए कि आप पाकिस्तान को कर्जा न दें, यूरोपीय यूनियन बैनुल अक़वामी लेवल पर जगह जगह पाकिस्तान की बदनामी की जाती है, पाकिस्तान के इदारों की बदनामी की जाती है और उनको रोका जाता है। ये नहीं कहा जाता कि आप नून लीग को ये करे, पीपल्स पार्टी। अली गौर साहब, अब तो उनको गए 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, 26 महीने हो चुके हैं अब उनको गए हुए। मेरी गुजारिश सुने ना, पाकिस्तान के मुखालिफ आज भी नैरेटिव बनाने और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, इसका मतलब है उनकी कोशिशें काविशें जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है। और यही वजह है, अगर वो RTS सिस्टम के जरिए मुसल्लत ना होते तो आज पाकिस्तान के मुआशी हालात ना होते। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, IMF के साथ प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम कामयाब रहा, अब हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि जब इतने मुश्किल मुआशी हालात होंगे और ख़ास तौर पर हमने अपने पाँव पे खड़े होना है, हमने अपने मुल्क के अंदर अपना टैक्सेशन का जो सिस्टम है, जो टैक्स का सिस्टम है, उसको बेहतर करना है। वो लोग जो कि पहले वो कारोबार जो कि पहले टैक्स नेट में नहीं है, हमने उनको लाना है, हमने अपने रेवेन्यू को बेहतर करना है। और ये हर मैं समझता हूँ जो तरक्की की तरफ गामजन मुमालिक होते हैं उनका ये वतीरा होता है। और अली गौर साहब, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ज़ाहिर है कि ये सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अमली तौर पर इसमें अभी तक अमल कितना हुआ है, तो ये जरा मैं आपसे पूछता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक जरा यहाँ पर आप ही से मैं जरा शुरू करता हूँ कि अभी तक इन बातों पर अमल कितना हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अली गौर बलोच साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, शौकत सुधई साहब, माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो अली गौर साहब, ये ब्रेक से पहले जो आपका नुक्ता था, ये आप कह रहे हैं कि हम उन लोगों को भी टैक्स नेट में लाएंगे जो अभी टैक्स नेट से बाहर हैं। तो पिछले आपने 16 माह गुजारे, अभी आपके 5 माह हो गए, कुल मिला के ये 21-22 माह बनते हैं। ये इसमें भी कितने लोगों को आप टैक्स नेट में लेकर आए? इस बार ये जो बजट आया है, जो पहले से लोग टैक्स पेयर थे उन पर तो टैक्सेस में इजाफा हुआ है, नए लोग कितने इसमें शामिल हुए हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले जो गवर्नमेंट थी वो भी एक इत्तेहादियों की हुकूमत थी, सिर्फ PMLN की नहीं, और ये भी एक इत्तेहादी हुकूमत है। इत्तेहादी हुकूमत को जाहिर है कि एक स्ट्रिक्ट मैंडेट है और उसमें तमाम इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलना होता है, मशावरत होते हैं, आपके हाथ पाँव काफ़ी हद तक इस लिहाज से बंधे हुए भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं समझते, हम कहते हैं कि हम अपने टारगेट्स भी अचीव करेंगे और हम इन चैलेंजेस को भी कबूल करते हैं। और इन चैलेंजेस को भी मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ना सिर्फ कबूल करते हैं बल्कि हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हालात मुआशी तौर पर और महंगाई के लिहाज से जाहिर है कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए आपने देखा है कि जो खास तौर पे तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं।
दीगर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दीगर सेक्टर्स हैं, उनके लिए मराहत रखेंगी। खास तौर पर आप एक्सपोर्टर्स का जिक्र कर रहे थे, जो पिछले 20 साल से सेल टैक्स के जो मतलब है कि इनके क्लेम्स हैं जो कि वो क्लियर नहीं हो सके, उसके लिए एक जामे पॉलिसी बनाई गई है। उस पॉलिसी के तहत जो है वो मतलब है रिफंड्स इनको दिए जाएंगे और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पर ऑर्डर किए। अच्छा। और साथ ही साथ ये जो हमारे रिटेलर्स तबका है, इनको भी टैक्स नेट में लाकर हम अपना रेवेन्यू बेहतर करेंगे। तो वो ये तमाम चीजें हैं। आपने देखा है कि काफी अरसे से स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ से गई है। अगर आप पिछले मई से इस मई का कंपैरिजन करें तो महंगाई की शरह उस मई से काफी कम हुई है। चलिए, प्लान तो आपका बड़ा अच्छा, इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका मैं दोबारा आपसे पूछता हूं। सब बेहतर नहीं है, उसके लिए अभी हमें स्ट्रगल करनी। अभी गवर्नमेंट को बने 5 माह, इस गवर्नमेंट ने अभी काम करना है। ठीक है, चले मैं जरा वापस भी आपकी तरफ आता हूँ अली भाई, जरा मौका दीजिएगा जरा। अब शौकत साहब, चूंकि अपोजिशन को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बजट पर, लेकिन जितना आप लोग इस बजट के खिलाफ बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपकी कोशिश है कि आप अपने बानी को किसी तरह जेल से बाहर ले आएँ। एहतजाज वगैरह जो भी आपके हो रहे हैं, जो जलसा होना है, उसका भी जो असल मुद्दा है वो यही है। तो ये बजट वाले मामले पर कब आप लोग खुलकर मैदान में आएंगे? ज़रा इस पर भी हमें कोई एहतजाज होता नजर आए, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नजर आए, कोई शेडो बजट आप लोगों की तरफ से पेश किया गया हो? देखिए, पहली बात तो ये खुदा के ये जो हुक्मरान वज़रा बैठे हैं ना, कुछ और चीज भी पढ़ के आया करें इस टीवी के ऊपर बताने के लिए लोगों को। सिर्फ यही बताने आ रहा हूँ मिर्जा साहब, मैं आ रहा हूँ जरा, शौकत साहब से पूछा मैंने, फिर मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। जी शौकत साहब। आवाम को बताया कि इन्होंने जो बजट पेश किया वो तो किस खाते में है, कि आवाम को उससे क्या फायदा है। ये यही कहते रहते हैं बस ये पीटीआई ने सब कुछ तबाह किया, वरना हम तो सब ठीक कर रहे थे। भाई उससे पहले भी आपकी हुकूमत है, हमारी तो 3.5 साल की थी ना, तो आपकी तो फिर भी अभी 25-26 महीने फिर हो गए। तो ये जो तबाही आप लेकर आए हैं ना, आपने ही तबाही मचाई है इस मुल्क के अंदर कि ना मईशत ठीक हो रही है। आप इस यहाँ तक क्या पियाई आप बेच रहे हैं, स्टील मिल आप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट्स आप दे चुके हैं। तो खुदा पे खौफ करो, पैसे एसेट्स भी आप बना रहे हैं बाहर। जो शख्स इस मुल्क के लिए काम कर रहा है उसको आपने जेल में डाला है, और आप फिर तवक्को करते हैं कि हम ठीक कर दें। आपके पास तो विजन ही नहीं है, आपको सिर्फ ठीक करने आए। आपने बताया राइट तबके के ऊपर आपने डबल टैक्स लगा के उनको तो आपने मार दिया है, और आप बात करते जी हम तो तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। वो आप वो मुलाजिमीन तनख्वाह ना बढ़ाए, खुदा के लिए हमें उनकी तनख्वाह पे काम करने दें। तो सर जी इन्होंने जो तबाही मचाई है, ना ये बजट दे सके हैं, ना ये सारा IMF ने बना के दिया है कि इस पे अमल करो और न जाओ। अच्छा, लेकिन शौकत साहब ये अब ये जो कर रहे हैं ये पिछली हुकूमत से मुख्तलिफ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी तो यही होता था। आप लोग भी बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाते थे, टैक्सेस में इजाफा इसी तरह से होता था। आपके दौर में भी जो रियल एस्टेट सेक्टर है या जो ज़राअत का शोबा है या जो रिटेलर्स हैं वो टैक्स नेट से आउट थे, तो वही सब उस दौर में भी हुआ करता था। देखिए मेरी बात सुने, PTI के दौर में सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था ना, लोगों को रोजगार मिला था, ये आप नहीं भूल सकते। आपकी इंडस्ट्री चल पड़ी थी। लेकिन वो सेक्टर टैक्स कितना देता था? वो सेक्टर जी वो सेक्टर टैक्स कितना देता था आपके दौर में? उसकी भी इनकम पर कोई टैक्स नहीं था उस वक्त। देखिए आप ये देखें कि उस वक्त डॉलर कितने का था, उस वक्त पेट्रोल कितने का था, उस वक्त सरिया कितने का था, जो आज सरिया कहाँ पे पहुंचा हुआ है। आपने इंडस्ट्री तो वैसे ही मार दी। क्योंकि फिर शौकत साहब उसका मवाजना अगर आप 2017 से करेंगे या 18 से करेंगे तो उस वक्त तो भी डॉलर और सस्ता था, वो तो 115, 120, 124 की रेंज में था। देखिए मेरी बात तो सुने ना, आप तो ये तो इसलिए आए थे ना कि हमारा 154 पे डॉलर पहुंचे, इन्होंने कहा जी डॉलर बहुत महंगा हो गया और हम इसको नीचे लाएंगे। इसलिए हुकूमत बनाई थी ना। हमारी हुकूमत क्यों खत्म की इन्होंने? हमारे वक्त में तो 22 अरब डॉलर पड़े हुए थे इसमें अकाउंट के अंदर। मुझे बताएं क्या जरूरत थी जो इन्होंने हुकूमत तोड़ी थी हमारी। सही। और ये कहते हैं डिफॉल्ट हमने बचा लिया मुल्क को। उस वक्त तो 22 अरब डॉलर थे, आज आपके पास कितने 12 अरब डॉलर का रिजर्व है। तो उस वक्त अच्छा था या आज अच्छा है? सही। चलें अब ये जरा अभी नहीं कह सकते। इस पर एक न्यूट्रल भी राय जरा ले लेते हैं। तो माजिद साहब ये कुछ फिगर्स जो शेयर कर रहे हैं शौकत साहब, और अभी एक आगे का पूरा प्लान और मुश्किलात से आगाह किया अली गौर साहब ने, तो माजिद साहब अब इस पर आपकी राय क्या है? ये माशी एतबार से वो हुकूमत ज्यादा बेहतर थी, इस हुकूमत के लिए ज्यादा चैलेंजेस हैं, आगे का क्या मंजरनामा आपको नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। अब मामला ये है कि चूंकि सैलरीड क्लास टैक्सेस से ज्यादा मुतासिर हो चुकी है,
और इसके साथ साथ जो नए टैक्सेस लगे हैं उनसे बहरहाल महंगाई का एक तूफान आएगा। उसमें बुनियादी मामला दूध का है कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया है, जो कि बच्चों की बड़ी बुनियादी जरूरत है, और वो तमाम की तमाम कीमतें इस वक्त अब उनमें इजाफा हो चुका है। तो ये इसके साथ साथ जब गर्मियों में बिजली के बिल आना शुरू हुए हैं और कल भी बिजली की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है, तो ये ऐसे बुनियादी मसले हैं कि जिनका स्टॉक मार्केट से, जिनका डॉलर से, बाकी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अवाम की कंफर्ट के लिए हुकूमतों को इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, जो कि नहीं की जा रही। तो जब इन चीजों को सामने रखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि बहरहाल इस बजट के अंदर जहां पर एग्जेम्पशंस दी जानी चाहिए थी वहां नहीं दी गई, और जिन ताकतवर हलकों को मुस्तस्ना करार दिया गया वो हम सबके सामने है। तो इसलिए इसका जो बुनियादी असर है वो सैलरीड क्लास के ऊपर, एजुकेटेड मिडिल क्लास के ऊपर पड़ेगा, जो कि इस मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। और जब आप उनकी उम्मीदें और हौसले तोड़ेंगे तो मेरा ख्याल है इसका कोई बेहतर नतीजा नहीं निकलेगा। तो इसलिए मेरी राय में इस बजट के अंदर इन चीजों के ऊपर खासी वर्किंग की जरूरत थी, जो कि नहीं की गई, और इसका इम्पैक्ट हुकूमत वक्त पर ही आएगा। तो इसलिए अगर हुकूमत ये चाहती है कि इन मामलात को हल करे, तो मेरा ख्याल है कि ये वो मौजूआत है जिन पे तवज्जो देनी चाहिए। और माजिद साहब ये भी इस पर भी कमेंट कीजिएगा जरा कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी सपोर्ट से ये बजट पास हुआ, बना और ये हुकूमत बनी थी, तो अब ये उनके एतराज़ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मिसाल लें, वो कितनी अपने वो एक राइट पोजीशन पर है कि जी उनको तो एतमाद में नहीं लिया गया, और बहुत लेट फिर उन्हें जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उस वक्त फिर उन्हें इन चीज़ों से मुतालिक बताया गया। तो इसमें उनकी भी कोई शराकतदारी है या फिर पूरी की पूरी ये सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात ही इसकी जिम्मेदार है? नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूं कि तमाम इत्तेहादी जमातों की, खसूसन पीपल्स पार्टी की इसमें शराकतदारी है। उसकी वजह यह कि हम अगर स्कोर कार्ड देखें, नेशनल असेंबली में पार्टी पोजीशन देखें, तो पीपल्स पार्टी एक अहम स्टेक होल्डर है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत मोल लेते हुए तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो जब उन्होंने स्कोर कार्ड में चेंजिंग नहीं करनी, तो फिर लेकिन माजी साहब डे वन अगर आपको याद हो इलेक्शन जब नतीजा सामने आया तो पीपल्स पार्टी ने तो पहला हाथ ही पीटीआई की तरफ बढ़ाया था कि आए हमारे साथ हुकूमत बनाए। मना तो पीटीआई ने किया। जी हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर मुस्लिम लीग नून के साथ जाने का जो फैसला है और आईनी ओहदों पर पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों की मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि बहरहाल वो हुकूमत की गलतियों के अंदर भी शरीक हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हुकूमत की तमाम जो खूबियां हैं या उनकी जो दुरुस्त चीजें हैं उनका क्रेडिट पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पे ले, लेकिन जो खामियां हैं, जो टैक्सेस हैं, उसमें वो अपने आप को ओहदा बरा कर लें और वो कहें कि यहाँ पे तो हमारी मानी नहीं गई। ठीक है, तो मिर्जा साहब ये अब जाहिर है कि जो भी हुकूमत डिसीजन लेगी, अभी जो टैक्सेस बढ़े हैं, लेकिन आप देखें कि एमएनएज की सफरी अखराजात में इजाफा हुआ है, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस अब ज़्यादा मिलेगा, 25 बिजनेस क्लास के टिकट्स आप तमाम लोगों को मिलते हैं। तो अवाम ये भी तो देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी अब जब अगली बार अवाम में जाएगी तो ये वो सवाल करेंगे कि जितने बजट पास हुए आपने किस बुनियाद पर कराए, जब आप खुद आप लोगों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और आपको एतराज़ात थे। देखिए, एक तो ये गलत है, 25 बिजनेस क्लास टिकट कोई नहीं मिले। मैं इजलास में था और ऐसी कोई बात नहीं हुई, उसको आप रीचेक कर लीजिएगा। ये पूरे एक साल की बात कर रहा हूं। हाँ, ये एक साल की पूरे 365 दिन में ये अप्रूवल हुई है बजट। बिजनेस क्लास नहीं है जी, इकोनॉमी है हमारे में। तो अभी ट्रैवल उसी पे हम कर रहे हैं। अच्छा, तो इकोनॉमी है ये। बहरहाल हमने देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून के साथ हमने कंटेस्ट करा है उनके बजट को, तो हमने सिर्फ इस बुनियाद पे किया है कि हमने ये देखा है कि एक्सपोर्ट भी मुतासिर होंगी। एक्सपोर्ट सेक्टर को जो नए ये जो क्लॉजेस इन्होंने ऐलान किए बजट में, अप्लाई करते ही आपकी एक्सपोर्ट की सनत मुतासिर होगी। आपकी एग्रीकल्चर इनपुट बढ़ाने से आपकी ज़राई अजनास की कीमत बढ़ जाएगी। सैलरी क्लास की जितने पैसे दिए उन्होंने उनको तनख्वाह में इजाफा किया है 15 से 20%, 20 से 25%, तकरीबन इतने ही टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, स्लैब करके वो वापस आ गया है। कुछ जगह तो ज्यादा वापस ले लिए। तो इन सब महंगाई देखें, अभी से मैं कहता था कि खाने पीने की अशिया में वो ही देखें कि आज
23% पे 24% की बात हो रही है, हम 13% पे ये पहुंचे थे, तो अभी आपको 10% में एक इजाफा नजर आया है। और ये लिख ले मेरी बात, रुकेगा नहीं ये खाने पीने की फूड आइटम्स की जो कीमतों में इजाफा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोलियम लीवी की वजह से जो इजाफा है, ये बिजली और गैस की कीमतों में जो 250 रुपये फी MMBTU इस सनत का बढ़ा दिया, और रेजिडेंशियल कंज्यूमर में 50% बढ़ाया है, जो कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले 50%। जी। तो ये सब चीजें अफराद ज़र को शूटअप फिर दोबारा करेंगी, फिर मार्कअप मजीद बढ़ाया जाएगा, जो 22% से 1.5% कम कर रहा है उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा। और मिर्जा साहब, अब ऐसी सूरत हाल में जो एक वर्किंग क्लास या लेबर क्लास के लोग हैं जो कि 35, 40, 45 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो ज़रा बताएं उनका गुजारा कैसे होगा? ये हुकूमत की जितनी भी दलीलें हैं, क्या इससे मुतमईन हो जाएंगे वो? नहीं, ये दलीलें एकेडमिक हैं, दलीलें थ्योरेटिकल हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। 30-35 हज़ार वाले को तो सवाल ही नहीं पता होता। आजकल नाना करके 15 से 17 हज़ार 18 हज़ार बिजली के बिल आए, लोगों को फिट्स पड़ रहे हैं बिजली के बिल रिसीव करने से 2-3 दिन पहले के पता नहीं कितना बिल आ जाएगा। आपने कीमतें भी बढ़ाई हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट भी लगा है कराची के लिए, और जो आपके मेरा अपना बिल 5.5 लाख का घर का है। तो हम जैसे आदमी भी अब इसमें परेशान है, क्योंकि इन्होंने 75 सालों की जो भी लकूनास थी, जो भी इरेगुलरिटीज थी, वो सबको एक बार में अपने जाने में ये कीमतें बढ़ा के वसूल करके वो लॉस को, खसारे को पूरा करना चाहते हैं। सही, लेकिन ये तरीकेकार नहीं। आप तो वो चीज कंट्रोल करनी होगी जिससे ये खसारा हो रहा है, TND लॉसेस, थेफ्ट, चोरी। आपको सस्ती बिजली बनानी पड़ेगी, आपको ये जो फर्नेस ऑयल और डीजल और RNG इनसे निकलना पड़ेगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा, ठीक है, चोरी और लॉसेस को कम करना पड़ेगा। कीमतें बढ़ा के आपके खसारा और सर्कुलर डेट कम नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो अली गौर बलूच साहब, ये बिजली सस्ती करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। 2015 में जो पावर पॉलिसी आई, जो IPPs के साथ मुआहदे हुए, उसको रीनेगोशिएट ये हुकूमत क्यों नहीं कर रही? PTI ने तो फिर अपने दौर में कोशिश की इसको ज़रा उस पर दोबारा से नज़रसानी करने की। आपके दौर में ये सब कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है? एक आम आदमी की हालत इस वक्त आपके सामने है। देखिए, जो जिस तरह से कि IMF के साथ मुआहदा था, वो भी PTI की गवर्नमेंट ने किया, जो कि इंतहाई भयानक शराइत के ऊपर था, और जाती दफा उसको सोबताज कर गए। देखिए, ये तमाम चीजें स्टेट की जिम्मेदारी होती हैं। IPPs के साथ जो मुआहदे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये महंगे हैं, सिर्फ मुआहदों की हद तक नहीं है। जाहिर है कि जब आपने कर्जे बहुत लंबे चौड़े लिए और उनको हड़प कर गए, और आपने पाकिस्तान के CPEC जैसे प्रोजेक्ट को इन लोगों ने अपने दौर में बंद रखा, जो भी तरक्की की बात कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि जो वो उससे पाकिस्तान की माशी तबाही हुई है उस दौर में, उसको संभलते टाइम लगेगा। यही आपको याद होगा कि 13 में भी बिजली का बहुत बड़ा क्राइसिस था, और इलेक्शन कैंपेन में हमने तो लोगों से वादा किया था कि हम बिजली पूरी करेंगे। हमने बिजली पूरी की, लेकिन पर यूनिट रेट क्या था? 5 रुपए, 5.5 रुपए, 6 रुपए। ये यूनिट का जिम्मेदार के लिए भी, किसान के लिए भी और डोमेस्टिक के लिए भी मतलब इंतहाई मुनासिब थे। ये सारा मुआशी तबाही हुई है जब RTS सिस्टम बंद करके एक आदमी को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, जिसने पाकिस्तान का CPEC प्रोजेक्ट बंद किया, जिसने पंजाब के अंदर कोई एक टीचर भर्ती नहीं किया, सही, जिसने तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब तो उनको गए 26-27 महीने हो गए ना, अब तो 2.5 साल होने को आ रहा है उनको गए हुए। अब मजीद कितना टाइम चाहिए होगा उस रिकवरी के लिए, बकौल आपके अगर खराबी की जड़ होती? ये नहीं है उनको, मुझे ये बताइए, इनकी KPK में पिछले 12-15 साल से गवर्नमेंट है, 2.5 साल कहाँ हो गए? और खास तौर पर मुझे ये बताएं, ये इधर बहुत इन्होंने KPK के लिए क्या किया? आज तक कोई फरादिक लैब तक नहीं कायम कर सके, आज तक कोई सेफ सिटी पेशावर को ये नहीं बना सके, जहां पर इतने धमाके होते हैं। ये एजुकेशन और हेल्थ पे बात करते थे, यकीन करें वो एक कार्ड जो मुतारिफ कराया उसके जरिए आप चेक कर लें कि पाकिस्तान में वो सारे का सारा करप्शन में सरफ हुआ है, मोस्टली उसका पैसा। और दूसरा वो जो
हेल्थ एजुकेशन पे बात करते थे, एक किसी स्कूल में चपरासी भर्ती नहीं किया, अब शहबाज शरीफ साहब करने लगे। हमारे इस दौर में लोगों को रिलीफ मिला, आटे की कीमतें कम हुई हैं। ठीक है, चले, आप कहते हैं आप रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि लोगों के हालात कब तक बेहतर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, शौकत यूसुफजई साहब, माजिद मौजूद थे। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।